कभी भी आपसे कहा जा रहा है कि जैसे कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड लिखा हुआ है। अब एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट दो टर्म्स स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती हैं। बड़ी सिंपल सी टर्म्स से याद रखिएगा। जैसे अगर मैं लिखूं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड या फिर मैं लिखूं आर्गुमेंट ऑफ जेड, यूजुअली ये एक ही बात होती है अनलेस अगर आपके पास कुछ और स्पेसिफिकेशंस कह दिए जाएं। आप याद रखिएगा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड का मतलब हमेशा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही होता है। आई होप आप रियलाइज कर पा रहे हो उस बात को कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है तो हम यकीनन तौर पर कह सकते हैं सर आप चाहें तो ऐसे ले लीजिए या फिर आप घुमा के ले आइए, कुछ ऐसे सोच लीजिए। सो देर आर मल्टीपल वेज ऑफ थिंकिंग कि आर्गुमेंट को किस तरीके से लिखा जाए। तो आर्गुमेंट बहुत सारे तरीकों से लिखा जा सकता है, लेकिन अगर मैं आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू ले रहा हूं तो उसे आप एम्पलीट्यूड ऑफ जेड से भी डिनोट कर सकते हैं। सो याद रखिएगा, इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड का मतलब हमेशा एक प्रिंसिपल वैल्यू ही होता है आपके आर्ग्यूमेंट की, जो भी उस कॉम्प्लेक्स नंबर का है। सोच के बताइए स्टूडेंट्स, क्या ये पॉसिबल होगा अगर मेरे पास ये आपके पास वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस हैं और यहाँ कार्टेशियन प्लेन पर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ जीरो, यानी जीरो प्लस जीरो आयोटा, दैट्स बेसिकली लाइंग एट द ओरिजिन। नाउ सिंस इट इज अ पॉइंट ओ और इसी को आप ओरिजिन से ज्वाइन करें तो एक पॉइंट ही बनना है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। तो क्या आप इस पॉइंट का इस स्ट्रेट लाइन यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन निकाल सकते हैं? आई थिंक मैथमेटिकली एंड ज्योमेट्रिकली एंड विजिबली इट इज इम्पॉसिबल टू फिगर समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट आउट, विच मीन्स कभी भी आप जीरो का आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं कर सकते। यानी याद रखिएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड, इट डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। आई होप आप ये सारी बातें क्लैरिटी के साथ समझ पा रहे हैं। फर्दर अगर मैं आपको कुछ और स्टेटमेंट समझाना चाहूं, जैसे जब बात आती है इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, जैसे कोई कहे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 और z2 इक्वल हैं, तो मैं इतना जानता हूं कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होते हैं जैसे कि हमने इक्वालिटी कुछ इस तरीके से पढ़ी थी कि अगर z1 x प्लस आयोटा y है और z2 जो आपका है a प्लस आयोटा b है, तो हम क्या कहते थे? हम कहा करते थे कि इनके रियल पार्ट इक्वल होंगे और इनके इमेजिनरी पार्ट। पर अगर यही बात कार्टेशियन फॉर्म के थ्रू देखी जाए तो याद रखिएगा, अगर z1 और z2 आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो ये तभी पॉसिबल है। यार उल्टा, अगर वो इक्वल हैं तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि उनके मॉड्यूलस इक्वल होंगे एंड इवन उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट्स भी इक्वल होंगे। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब मैं प्रिंसिपल वैल्यू के भी फिलहाल बात कर रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, बट इस तरीके से चीजें निकल कर आएंगी। एक और बड़ी क्रूशियल सी बात सोच समझ के बताइएगा स्टूडेंट्स, आपको नहीं लगता अगर मैं ये वाई एक्सिस लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस लेता हूँ और कोई प्योरली रियल नंबर लेता हूँ, जैसे प्योरली रियल नंबर मतलब ये, इसे हम 3 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। अब इस प्योरली रियल नंबर ने क्या किया? इस प्योरली रियल नंबर को अगर मैं इस तरीके से फिगर आउट करूं तो डू यू नॉट थिंक ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है? या फिर मैं इसे और एक अलग तरीके से दिखाना चाहूं, मान लो ये एक मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जैसे कि -2 + 0 आयोटा, ये भी एक प्योरली रियल नंबर है, इसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? दैट्स 180 डिग्री। सो डू यू ऑल रियलाइज, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो प्योरली रियल है, आई रिपीट, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो प्योरली रियल है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट, आई रिपीट, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z विच इज प्योरली रियल, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट या तो जीरो होगा या फिर पाई। डू यू ऑल एग्री विद दिस? अगर इसी तरीके से मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव बिल्ड करवाऊं कि मान लो आपका ये कार्टेशियन प्लेन है, अगर मैं एक प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं जैसे कि 0 + 3 आयोटा, है ना, तो डू यू नॉट थिंक इसे जब आप ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है? ना सिर्फ ये, अगर मैं प्योरली इमेजिनरी ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ जैसे कि कुछ इस तरीके से, मान लो कि यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है, ये है मान लो 0 - 2 आयोटा, सो डू यू नॉट थिंक जब इसे ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये -π/2 एंगल बना रहा है? यानी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेट्स से z है जो कि कैसा है, जो कि प्योरली इमेजिनरी है, आई होप ये टर्म आपको समझ आती है, प्योरली इमेजिनरी, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कि प्योरली इमेजिनरी है, इसका आर्ग्यूमेंट या तो π/2 होगा या फिर -π/2? क्या ये बात आप क्लैरिटी के साथ सोच पा रहे हैं? आई होप इसी का वाइसा वर्सा भी समझा जा सकता है। इसी का वाइसा वर्सा का मतलब ये होगा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट π/2 या -π/2 है तो मैं कंक्लूड कर दूंगा कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर डेफिनेटली प्योरली रियल रहा होगा। सिमिलरली कोई कहे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 या पाई है, कभी भी मुझे ऐसा कंक्लूजन मिलता है तो मैं बिना सोचे समझे कह दूंगा कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर डेफिनेटली एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर रहा होगा। सो आई होप आप ये कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन समझ पा रहे हैं कि चीजें कैसे होती हैं, चीजें कैसे वर्कआउट होती हैं। एक छोटे से क्वेश्चन के थ्रू थोड़ी और बेहतर क्वालिटी बिल्ड करते हैं, क्लैरिटी डेवलप करते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लेकर एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो मैं आपसे किसी क्वेश्चन में आर्ग्यूमेंट लेने को कहता हूं, है ना,
और आर्ग्यूमेंट के साथ मैं आपसे उस क्वेश्चन में ये भी कहता हूं कि देखो, इस क्वेश्चन को देखो, आप यहाँ पर समझो। यहाँ पर मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है और आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है इस मतलब आर्ग्यूमेंट की, ऑफ कोर्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर की, जहां पर ऑफ कोर्स आयोटा रिप्रेजेंट्स अंडर रूट ओवर -1। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पहली बात तो सोचेंगे कैसे? मेरा कहना है सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से न्यूमरेटर में भी कुछ कुछ है, डिनोमिनेटर में भी काफी कुछ है। तो शलाई से बेहतर यही होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया है 2 प्लस आयोटा होल एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय 4 आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा होल रेज टू द पावर 2, डू यू नॉट थिंक पहले इसका सिंप्लीफिकेशन जरूरी है? तो जब आप इसे लिखते हैं तो आप इसे क्या पाते हैं? मेरा कहना है जब मैं इसे लिखूंगा तो मैं इसे पाता हूँ न्यूमरेटर में तो 2 प्लस आयोटा, लेकिन डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करें सो दिस इज 4 आयोटा। एल्जेब्रिकली आप सीधे सीधे से एक्सपांड कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1 और 1 आयोटा और 2 आयोटा बनाएंगे। ऐसा आपने याद भी किया होगा कि 1 प्लस आयोटा के होल स्क्वायर को हम सीधे 2 आयोटा लिख सकते हैं। डिस्कशन हमने किया है, रियली सॉरी यहाँ पर मैंने माइनस आयोटा लिख दिया, दैट शुड बी माइनस आयोटा का बेसिकली स्क्वायर विच इज -1। सो दिस वन कैंसल्स दिस वन, तो आपके पास कुछ इस तरीके से चीजें निकल कर आती हैं। 2 प्लस आयोटा इन द न्यूमरेटर एंड 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा इज 6 आयोटा। अब एक छोटी सी बात पर और गौर फरमाइए कि आपको नहीं लगता कि इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और किया जा सकता है? वो किस तरीके से? क्या एक छोटा सा काम मैं ये कर सकता हूँ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं? कारण बस इतना सा है कि मैं डिनोमिनेटर से ही आयोटा हटाना चाहता हूँ, सो दैट आई कैन थिंक मोर क्लियरली। सो न्यूमरेटर में अगर आयोटा मल्टीप्लाई किया तो आयोटा टाइम्स आयोटा -1 एंड ऑफ कोर्स आयोटा इंटू 2 दैट्स 2 आयोटा। नीचे अगर आप देखें डिनोमिनेटर में, सो दिस इज 6 इंटू आयोटा दैट्स 6 आयोटा स्क्वायर यानी -6। इफ यू विश टू री सिंप्लीफाई इट, आप इसे और बेहतर भाषा में लिखना चाहें तो z को आप लिख सकते हैं -1 अपॉन -6, और आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं -2 मतलब -1 अपॉन -6 को क्लियरली क्या मैं डायरेक्टली 1 अपॉन 6 लिख सकता हूँ, और ये जो 2 अपॉन -6 है दैट्स क्लियरली -1/3 टाइम्स आयोटा। सो दैट्स योर सिंप्लीफाइड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जब बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट की, सो क्या आपको ये नहीं लगता कि सबसे पहले मुझे जान लेना होगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? वंस आई गेट टू नो द वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेंट कि ये किस क्वाड्रेंट में है, मैं मेरे ख्याल से बड़ी आसानी से सोच पाऊंगा कि चीजें कैसे हो रही हैं। तो बड़े गौर से देखिएगा कैसे आप इसको वर्कआउट करेंगे। शलाई से इसका जो रियल पार्ट है वो पॉजिटिव है और इसका इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है। तो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करूं तो रियल पार्ट यानी x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। शलाई से ये फोर्थ क्वाड्रेंट का किस्सा है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने z लिया है जो कि बेसिकली आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1/6 माइनस 1/3 टाइम्स आयोटा से, ये कुछ इस तरीके से होगा। एंड आई होप आई नीड नॉट टेल यू, ये कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर आपका वर्कआउट आपको करना है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप आर्ग्यूमेंट निकालना चाहें तो ये एंगल हम निकालने में जरा इंटरेस्टेड हैं, और मेरा कहना है ये एंगल बड़ी आसानी से आप सोच सकते हो अगर आप ये दोनों लेंथ्स जानते हो। तो मैं कहूंगा ये जो लेंथ है दैट इज क्लियरली 1/3। आई होप आप सोच पा रहे हो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये जो लेंथ है दिस लेंथ इज 1/6। डू यू ऑल एग्री विद दिस? और अगर आपको थीटा निकालना है तो शलाई से टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस से बड़ी आसानी से सोचा जा सकता है। So tan theta is perpendicular, that's 1/3 upon base, that's 1/6, which means अगर मैं inverse trigonometry के perspective से सोचूं तो tan inverse 1/6 1/3 ऊपर जाकर 6/3 यानी 2। So tan inverse 2 आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जो कि इतनी आसानी से बेहद सिंपल तरीके से आप सोच सकते हैं। हमेशा ये बात बॉइल डाउन होकर इसी फैक्ट पर आकर निकलेगी कि क्या आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन सिस्टम में यानी आपके आर्गेंट प्लेन पर यानी एक्स और वाई एक्सिस पर प्लॉट कर पा रहे हैं। और वंस यू हैव डन इट आई थिंक द क्वेश्चंस बिकम्स रियली सिंपल। तो इस तरीके से आप हमेशा इस बात को याद रख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अ लॉट मोर अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि मॉड्यूलस से रिलेटेड कैसी कैसी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहली, सबसे जरूरी, सबसे क्रूशियल बात यही कि क्या मैं किसी भी दिन ये कह सकता हूं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z जो कि है x प्लस आयोटा वाई, तो मैं इसके मॉड्यूलस को क्या कहूंगा? ये बेसिकली होता है अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप समझो x और y बेसिकली दो रियल नंबर्स हैं। मैं हमेशा से ये बात जानता हूं कि इसमें ये बात तो ट्रू है कि x और y दो रियल नंबर्स होंगे, और इन दो रियल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम कोई ना कोई नंबर होगा। जब आप उसका अंडर रूट लेंगे तो वाजिब सी बात है हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। What do you understand by this? Do you not think? कॉमन सी बात है कि किसी भी नंबर का मॉड्यूलस हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा।
डू यू ऑल एग्री विद दिस? मान लो किसी दिन कोई कहे कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि z नॉट, इसका मॉड है 0, इसका मॉड्यूलस 0 है, ये कब पॉसिबल है? आप सोचो, ये तभी पॉसिबल है जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का सम 0 हो जाए। दो नॉन नेगेटिव नंबर्स, आप समझ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कब 0 हो सकता है? दो नॉन नेगेटिव नंबर्स के सम का स्क्वायर तभी 0 होगा जब वो दोनों 0 हो। यानी एक्स और वाई अगर 0 हैं, यानी कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z नॉट है वो क्या रहा होगा? 0। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड 0 है तो आप हमेशा बेहिचक कहिएगा कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या ये बात आप क्लैरिटी से सोच पा रहे हैं? एक और छोटा सा कंक्लूजन दिया जा सकता है, इस बात को भी एक और प्रॉपर्टी के तौर पर आप याद रख सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के नेगेटिव मॉड और पॉजिटिव मॉड के बीच में, आई रिपीट, नेगेटिव और पॉजिटिव मॉड के बीच में ही उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट लाई करता है। डू यू ऑल एग्री विद दिस स्टेटमेंट और शैल आई रिपीट माई सेल्फ? आप सोच के देखो, आप कॉमन सेंस से सोच के देखो, अगर आपके पास यहाँ पर इस तरीके से ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मॉड निकाल रहे हैं, अगर इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो उस तरीके से आप उसके नेगेटिव मॉड और पॉजिटिव मॉड तक जा रहे होंगे, वरना एनीवे उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करेगा। आप कहीं भी किसी भी सिनेरियो में इस बात को देख कर समझने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि समझो रियल पार्ट तो सिर्फ एक्स है। बताओ मॉड ऑफ जेड क्या होगा? मॉड ऑफ जेड एक्चुअली होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और नेगेटिव ऑफ मॉड ऑफ जेड क्या होगा? वो होगा अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस पूरे का नेगेटिव। तो वाजिब सी, क्लियर सी, एपरेंट सी बात है कि ये जो एक्स है ये इससे बड़ा और इससे छोटा ही होगा। कॉमन सेंस पर बेस्ड बातें मैं कर रहा हूँ। ये कब एक्स के इक्वल हो सकता है? जब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, वाई हो ही ना। आई होप यू ऑल मस्ट एग्री विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे है। तो इस तरीके से आप इन नंबर्स पर डील ऑपरेशन कर सकते हैं। इस तरीके से क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को लेकर भी सेम कंक्लूजन दिया जा सकता है कि वो नेगेटिव ऑफ मॉड जेड से मॉड जेड के बीच में ही होगा। मतलब किसी भी नंबर का इमेजिनरी पार्ट, किसी भी नंबर का इमेजिनरी पार्ट इस तरीके से लाई करेगा उसके नेगेटिव मॉड से पॉजिटिव मॉड के बीच में, जो कंक्लूजन हमने यहाँ दिए। इस लर्निंग को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो कुछ और इंपॉर्टेंट बातें सोच के देखिएगा। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, उसके कॉन्जुगेट का मॉड, उसके नेगेटिव का मॉड, या फिर उसके नेगेटिव कॉन्जुगेट का मॉड, क्या ये सब इक्वल नहीं होंगे? आप सोच के देखो, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो बताओ z का कॉन्जुगेट क्या होगा स्टूडेंट? सर वो होगा x माइनस आयोटा y। बताओ माइनस ऑफ z क्या होगा? सर वो होगा माइनस एक्स माइनस आयोटा y। बताओ नेगेटिव z का कॉन्जुगेट क्या होगा? वो होगा माइनस एक्स प्लस आयोटा y। डू यू नॉट थिंक, कॉमन सेंस पर बेस्ड सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब आप z का मॉड निकालेंगे वो होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब आप z बार का मॉड निकालेंगे वो भी यही होगा, अगर आप सोच पा रहे हैं तो। जब आप माइनस z का मॉड निकालेंगे तो वो भी यही होगा, और माइनस z का कॉन्जुगेट का मॉड निकालेंगे तो वो भी यही होगा कॉमन सेंसिकली, विच मीन्स मॉड ऑफ z, mod of conjugate of z, mod of negative of z, and mod of negative of conjugate of z, these all are always equal. I hope ये क्लैरिटी आप समझ पा रहे हैं कैसे हम बिल्ड करते हैं इस वाले सिनेरियो में। यहाँ से एक और कंक्लूजन बहुत आपके काम का निकल कर आता है, जो आपने नोटिस किया होगा कि अगर मैं z बार निकालूं, बताओ z अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो z बार शैल से x माइनस आयोटा y होगा। अगर आप a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज करें तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, विच मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डू यू नॉट थिंक ये क्लियरली आपके z के मॉड के स्क्वायर के इक्वल है? ये बहुत ही क्रूशियल सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स की मॉड ऑफ z का स्क्वायर मैं कई सारे क्वेश्चंस में z बार से रिप्लेस करूंगा। तो इस लर्निंग को याद रखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। मॉड इतना स्ट्रक्चर्ड है कि ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ मॉड ऑफ z1 इंटू z2, तो आप बिना सोचे समझे से z1 का मॉड टाइम्स z2 का मॉड भी लिख सकते हैं। दोनों केसेस में आप सेम रिजल्ट की तरफ बढ़ेंगे, यानी पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करें फिर उनका मॉड लें, या फिर पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉड ले लें फिर उनका प्रोडक्ट करें, ये एक ही बात है। ना सिर्फ ये किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ट्रू है, बल्कि अगर आप z1, z2, z3 ऐसे लेट्स से n कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लेते हैं और उनका प्रोडक्ट करने के बाद मॉड लेते हैं, इसी बात को आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि उनके इंडिविजुअल हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड ले लें और फिर उनको प्रोडक्ट में लें। इस तरीके से आप हमेशा सेम रिजल्ट पाएंगे। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि इसी बात को इस तरीके से भी समझा जाता है कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करके उसका मॉड लें, या फिर
पहले उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मॉड ले लें और फिर डिवाइड करें, उस केस में भी आप सेम रिजल्ट पाएंगे। इसी प्रॉपर्टी को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को n टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसका मॉड लेना, या फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेकर उसे n टाइम्स उस मॉड को मल्टीप्लाई करना, एक ही बात होगी। हालांकि बस यहाँ पर एक छोटी सी बात लर्निंग का मैं ध्यान रखूंगा कि Z2 ऑफ कोर्स आपका 0 नहीं होना चाहिए। कॉमन सेंस भरी बात है जो हम सबको हमेशा याद रहनी चाहिए। तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो अभी मैं फिलहाल डिस्कस कर रहा हूँ, इनका प्रूफ आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इन्हें आने वाले समय में हम डिटेल्ड मैनर में डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल आप बस इन्हें याद रखिए, इन्हें ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहा जाता है। एग्जैक्टली होती क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चंस में कैसे यूज करते हैं, सारा डिस्कशन फिर कभी हम डेफिनेटली करेंगे। अभी फिलहाल विदाउट प्रूफ, बस फॉर द सेक ऑफ कीपिंग देम हियर विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहली लर्निंग ये कि अगर आपसे कोई कहे दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम या डिफरेंस का मॉड, मैं रिपीट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम या डिफरेंस का मॉड हमेशा याद रखिएगा छोटा होता है उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इंडिविजुअल सम या डिफरेंस के। ये स्टेटमेंट आई होप आप समझ पा रहे हैं। आप किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करें और फिर उसका मॉड लें, उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पहले आप मॉड ले लें फिर ऐड करें, ये हमेशा ग्रेटर होगा जो राइट हैंड साइड पर आपके लिखा हुआ। सेम होल्ड्स ट्रू फॉर नेगेटिव साइन एज वेल। और आई होप अगर आप मेरी बात समझ पाए तो इसी बेसिस पर यह भी कंक्लूजन दिया जा सकता है कि अगर आप n कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, नाउ देयर कैन बी एनी साइन, है ना, प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, जो भी कॉम्बिनेशन आप यूज करना चाहें, Z1 प्लस माइनस Z2, Z2 प्लस माइनस Z3, इस तरीके से जो भी आप कॉम्बिनेशन यूज करना चाहें इन n कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर, इनके सम या डिफरेंस का मॉड हमेशा इनके इंडिविजुअल मॉड्स के सम या डिफरेंस से छोटा या इक्वल ही होगा। क्या ये प्रॉपर्टीज आप समझ पा रहे हैं? इनकेस अगर इनका एक्सप्लेनेशन अभी नहीं भी समझ आ रहा है तो निश्चिंत रहिए, आने वाले वक्त में इनको प्रूफ्स के साथ हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ चूंकि हम मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं तो मैंने लिख जरूर दे रहा हूँ ताकि ये डेटा आपके पास हमेशा रहे। एक और बात हमेशा कह सकते हैं आप, जैसे कि एक नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 और उसमें मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। याद रखिएगा ये जो वैल्यू है ये हमेशा इन इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मॉड्यूलस के डिफरेंस, अब डिफरेंस देखो कुछ भी हो सकता है, Z1 हो सकता है, Z2 बड़ा हो सकता है, तो डिफरेंस यानी दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस, यानी मैंने उसके ऊपर क्या लगा दिया, ये मॉड एब्सोल्यूट डिफरेंस है। तो हमेशा उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम या डिफरेंस का मॉड उनके इंडिविजुअल मॉड्स के डिफरेंस से ज्यादा ही होगा। ये लर्निंग हमेशा याद रखिएगा। अगर इन सारी बातों को जो फाइनली अभी फिलहाल हमने जो तीन मेजर बातें डिस्कस की हैं, अगर मैं इन्हें क्लब करके कॉमन कंक्लूजन दूं स्पेसिफिकली दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लेकर, तो जो सबसे क्रूशियल बात आपको याद रखनी है वो ये कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करें और उनका मॉड लें तो वो हमेशा उनके इंडिविजुअल मॉड्स के सम से कम होगा और ऑफ कोर्स उनके इंडिविजुअल मॉड्स के डिफरेंस से ज्यादा होगा। आई होप ये बात याद रहेगी। मतलब स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तो सोच लेते हैं कि यूजुअली मॉड डिस्ट्रीब्यूटिव है, पर वो यही काम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी करने लगते हैं और यही गलती आपको नहीं करनी है। बस इस बात से मैं आपको इत्तला करना चाह रहा हूं। अगर ये बात थोड़ी बहुत भी समझ आई है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। कल को कभी भी मुझसे कोई पूछता है क्या लर्निंग कोई निकलवाता है, कल को मान लो मुझसे कोई कहता है कि मॉड Z1 प्लस Z2 की ग्रेटेस्ट वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैं ये कंसेप्ट यूज करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, मॉड Z1 प्लस Z2 की लार्जेस्ट वैल्यू अगर निकालनी है तो मैं ये, और लीस्ट वैल्यू निकालनी है तो ये यूज करूंगा। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, Z1 प्लस Z2 की ग्रेटेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू या बिगेस्ट वैल्यू अगर कोई पूछेगा तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो होगी वो हमेशा मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 होगी। और मॉड Z1 प्लस Z2 की लीस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू कोई मुझसे पूछेगा तो मैं उसे हमेशा मॉड Z1 माइनस Z2 कहूंगा। ऑफ कोर्स ये डिफरेंस होना चाहिए इसलिए इस पर मैंने दोबारा एक और मॉड लगा दिया है। इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन विद प्रूफ ऑफ कोर्स हम आने वाले वक्त में डिस्कस करेंगे, तो उसे लेकर आप निश्चिंत रहिए। चूंकि हम मॉड से रिलेटेड कई सारी प्रॉपर्टीज अभी फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ और प्रॉपर्टीज का जिक्र होना जरूरी है। जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 जो कि लिखा हुआ है x प्लस आयोटा y, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 जो कि लिखा हुआ है लेट्स से a प्लस आयोटा b। आई होप आप कंफ्यूज नहीं है, इस बात को आप समझ पा रहे हैं। अब मैं आपसे कहूं, मान लेते हैं आप Z1 और Z2 का सम या डिफरेंस लीजिए
और उसका आप मॉड ले लीजिए। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, आप Z1 और Z2 का सम या डिफरेंस लीजिए और उसका मॉड ले लीजिए। जब मैं किसी भी एक तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, मान लो सम होगा तो क्या होगा, सेम कॉमन जनरलाइजेशन डिफरेंस के लिए भी किया जा सकता है, जैसे आपने ये करना चाहा। तो क्या मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर वो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 होल टाइम्स Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। आई होप आपको याद होगा, कॉन्जुगेट को लेकर भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कॉन्जुगेट बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से। यानी यहाँ पर जब आप देखेंगे तो जो LHS में लिखा है Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूँ Z1 प्लस Z2 टाइम्स Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट ना। जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आप क्या पाएंगे, Z1 बार, उस लॉजिक से मैं इसे क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, मैं लिख सकता हूँ मॉड Z1 का स्क्वायर। फिर आप पाएंगे Z2 बार, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, मॉड Z2 का स्क्वायर। अब जो दो अगली टर्म्स आप पाएंगे वो क्लियर सी बात है, जो होने वाली है वो होंगी Z1 Z2 बार और Z2 Z1 बार। मतलब ऐसे लिख सकता हूँ Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार, या आप लिख सकते हैं Z1 बार Z2। तो इस तरीके से आप एक कंक्लूजन पाएंगे। अब मान लीजिए आपने यहाँ माइनस साइन यूज किया होता तो यहाँ माइनस हो जाता, तो वाजिब सी बात है यहाँ भी माइनस होता और यहाँ भी माइनस। उस केस में ऑफकोर्स यहाँ ये माइनस होता, ये भी माइनस होता और ये भी माइनस होता। अब क्या फर्क आता है उस पर बात कर लेते हैं। देखो Z1 बार प्लस होता, माइनस Z2 बार भी प्लस हो चुका होता, लेकिन Z1 माइनस Z2 बार, तो यहाँ पर ये साइन आपका माइनस आ रहा होता, और Z2 बार माइनस प्लस Z1 बार, तो ये भी आपका साइन माइनस आ रहा होता। तो इस तरीके से मेजर सा मोटा सा बस इतना सा डिफरेंस आ रहा होता। अब अगर मैं आपसे कहूँ क्या आप मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, क्या इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल कर दे सकते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ी सी मेहनत करिए, बड़ा विशेष काम नहीं है। जैसे Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2, याद करिए हमने Z1 को x1 प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई, और Z2 को a प्लस आयोटा बी कहा था। तो Z1 अगर आपका है x प्लस आयोटा वाई और Z2 बार है आपका a माइनस आयोटा बी, प्लस Z1 बार आपका जो है वो हो जाने वाला है x माइनस आयोटा वाई, और Z2 जो हो जाना है वो हो जाना है a प्लस आयोटा बी। जब आप इस कंक्लूजन को आगे बढ़ाते हैं तो आपको क्या मिलता है, जरा उस बारे में विचार करते हैं। देखो x इंटू ए एक्स, x इंटू ए एक्स, तो शलाई से डबल ऑफ ए एक्स मुझे मिल जाना है, बिल्कुल मिल जाएगा। तो आपको पहले तो मिलेगा डबल ऑफ ए टाइम्स एक्स। देखो आयोटा वाई इंटू आयोटा बी, आप इसे बोल सकते हैं माइनस आयोटा स्क्वायर वाई बी, यानी प्लस वाई बी, माइनस आयोटा वाई इंटू आयोटा बी, तो ये हो जाएगा आपका प्लस वापस आयोटा बी। लेकिन यहाँ पर ये हो जाने वाला है दोनों आपके नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस तरीके से शलाई से यहाँ पर आपके पास जो दूसरा कंक्लूजन आएगा वो होगा 2 टाइम्स, बड़े गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 2 टाइम्स वाई बी। आई होप यू आर एबल टू गेट इट नाउ। अगला कंक्लूजन, आयोटा वाई इंटू ए, आयोटा वाई इंटू ए कैंसिल हो जाएंगे, x इंटू आयोटा बी और x इंटू आयोटा बी पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। कैसी बात को ऐसा लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ए एक्स प्लस बी वाई। ये जो ए एक्स प्लस बी वाई लिखा हुआ है, क्या मैं इसी बात को ऐसा नहीं कह सकता था स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से सुनिएगा, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, ध्यान से सुनिएगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। आप इत्मीनान के साथ Z1 का Z2 बार के साथ प्रोडक्ट करिए और उसमें जो रियल पार्ट आएगा वो आप ध्यान से देखिएगा, यही आने वाला है ए एक्स प्लस बी वाई, और उसका मैंने क्या कर दिया डबल। इवन आप इत्मीनान के साथ 2 टाइम्स रियल ऑफ Z1 बार Z2 करेंगे तो वो भी यही आएगा। यानी मेरा आपसे बस इतना कहना है कि आपको क्यों ये नहीं लग रहा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये उसका कॉन्जुगेट है। जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप उसका कॉन्जुगेट ऐड करते हैं तो क्या आप ये नहीं जानते कि आपको क्या मिलता है? बस इतनी सी बात हो रही है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर उसका आप कॉन्जुगेट ऐड करें तो उसका डबल ऑफ रियल पार्ट आपको मिलता है। बस इतनी सी लर्निंग यहाँ अप्लाई की। रिपीट, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप Z कहें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z बार है, ये नेगेटिव कॉमन आएगा तो यहाँ अंदर एनीवे पॉजिटिव ही रहेगा, अगर आप सोच पा रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन मिलकर आपका 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ या तो ये या फिर ये, क्योंकि दोनों दूसरे के कॉन्जुगेट है, आपको मिलेगा। यानी आप इसे और आसान भाषा में लिख सकते हैं, Z1 के मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर प्लस माइनस 2 टाइम्स रियल ऑफ Z1 Z2 बार, या तो आप ऐसा लिख लीजिए, या फिर इसे और आसान भाषा में आप लिखना चाहें तो बखूबी आप इसे लिख सकते हैं Z1 का स्क्वायर प्लस
z2 का स्क्वायर प्लस माइनस जो भी आपका यहाँ पर साइन हो डिपेंडिंग ऑन दैट, आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स रियल ऑफ z1 बार z2। तो इस तरीके से आप एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मॉड्यूलस से रिलेटेड। इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आपको मैं क्लैरिटी से समझाता हूँ कि एक्चुअली ये जो रिजल्ट आ रहा है ये एक्चुअली कैसे काम कर रहा है। z1 z2 बार प्लस z1 बार z2, आप इसे और किस किस तरीके से सोच सकते हैं जरा उस बारे में विचार करते हैं। क्या इसी बात को मैं ऐसा नहीं लिख सकता, जैसे मान लो यहाँ पर इस कंक्लूजन पर गौर करिएगा 2 टाइम्स ax प्लस by, ये एग्जैक्टली क्या था, ये था z1 z2 बार और z2 z1 बार। आई होप आपको दिख रहा है, वही बात मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। क्या इसी बात को ऐसे नहीं सोचा जा सकता कि क्या मैं इसे लिख लूं 2 टाइम्स, देखो ये क्या लिखा है, रियल पार्ट ऑफ z1 बार z2। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी ही कॉमन सेंस भरी बात है। इसका प्रूफ मैं आपको जब ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस करूंगा तब एक लाइन में खत्म करके बता दूंगा। अभी फिलहाल बस अगर आप इसे फैक्चुअली मानना चाहें तो इसे मान लीजिए कि आप इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स मॉड ऑफ z1 टाइम्स मॉड ऑफ z2 टाइम्स कॉस θ1 माइनस θ2। ये कहां से आया, जिस दिन मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा उस दिन एक लाइन में इसका प्रूफ मैं आपको दे दूंगा, तब तक के लिए थोड़ा पेशेंस आप रखिए। ये cos θ1 माइनस θ2 जो है ये कुछ नहीं है, यहाँ पर जो θ1 है वो आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर z1 का, और θ2 जो है वो आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर z2 का। याद रखिएगा ये क्यों आया है, इसका डिस्कशन आने वाले वक्त में हम जरूर 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 करेंगे। अच्छा, मान लो कल को मुझे पता चलता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कि मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम किया और उनका स्क्वायर किया। आई रिपीट, मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम किया और उनका स्क्वायर किया, और जो मुझे मिला वो होता है z1 के मॉड का स्क्वायर और z2 के मॉड का स्क्वायर। अगर मुझे ऐसा कुछ मिलता है तो मैं बेहिचक ये कह सकता हूँ, मतलब वैसा वैसा रिलेशन है कि z1 अपॉन z2 जो है वो एक प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। आई रिपीट, अगर आपको कभी भी ऐसा मिलता है कि z1 और z2 के सम का जो स्क्वायर है, मॉड का सम, मॉड का स्क्वायर, वो उनके इंडिविजुअल मॉड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल है, तो आप कह सकते हैं कि z1 अपॉन z2 जो रहा होगा वो डेफिनेटली प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर रहा होगा। ऐसे ही कुछ और कंक्लूजन भी हैं जिन्हें आप सुनते जाइए, समझते जाइए, नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि इन पर आप सीधे क्वेश्चंस पाएंगे और उन्हें अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, मैंने इनके मॉड का सम किया और स्क्वायर किया। आप समझ पा रहे हैं, उल्टा बोल दिया मैंने, z1 और z2 का सम किया और उसके मॉड का स्क्वायर किया, और सिमिलरली मैंने इनके डिफरेंस के मॉड का भी स्क्वायर किया। मैंने कहा दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम के मॉड का स्क्वायर, उनके डिफरेंस के मॉड का स्क्वायर हमेशा उनके इंडिविजुअल मॉड्स के स्क्वायर्स के सम का डबल होता है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस स्टेटमेंट वेरी क्लियरली। अगर ये बात क्लैरिटी के साथ आपको समझ आई है तो इसे आप डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं कि कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम का मॉड का स्क्वायर और उनके डिफरेंस के मॉड का स्क्वायर का आपको सम अगर करना है तो हमेशा उनके इंडिविजुअल मॉड्स के स्क्वायर के सम का डबल होगा। इसी प्रॉपर्टी को एक्चुअली इस तरीके से भी समझा जाता है कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ध्यान से सुनिएगा, az1 माइनस bz2, मतलब z1 और z2 के साथ किसी आर्बिट्ररी कांस्टेंट a और b से आप मल्टीप्लाई करके उनके डिफरेंस का स्क्वायर कर रहे हैं, एंड उल्टा, यानी कि b से z1 को और a से z2 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आपने स्वैप कर दिए और अगर आप उनका स्क्वायर कर रहे हैं, एक बार आपने उनको ऐड किया था और एक बार सबट्रैक्ट किया, जब आप ऐसा कर रहे हैं तो ये रिजल्ट भी आपके a प्लस बी, रिपीट, a और b के स्क्वायर्स के सम के वही एक्सप्रेशन आपका z1 का स्क्वायर मतलब मॉड का स्क्वायर प्लस z2 के मॉड के स्क्वायर के इक्वल होता है। और इसी प्रॉपर्टी की कॉरिलरी ये प्रॉपर्टी अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत सिंपल से प्रूफ्स हैं स्टूडेंट्स। अगर आप यहाँ पर अपनी मॉड z के स्क्वायर को जो आप z बार लिखते हैं वो प्रॉपर्टी यहाँ और यहाँ अप्लाई करें तो आसानी से, आप बेहद आसानी से कुछ 2-4 स्टेप्स में ही इस स्टेप तक, इस कंक्लूजन तक आ सकते हैं। ये कोई बड़ा विशेष टफ मुश्किल रिजल्ट नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। एक और लर्निंग ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, कि कोई कहे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिमॉड्यूलर है। आई रिपीट, इफ समबडी सेज दैट देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर z जो कि यूनिमॉड्यूलर है, तो यूनिमॉड्यूलर का मतलब क्या होता है याद रखिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिमॉड्यूलर का मतलब होता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉड 1 है। और कभी भी कोई कहे कॉम्प्लेक्स नंबर z यूनिमॉड्यूलर है तो मैं सजेस्ट करूंगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप
कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मान लें। बताओ क्यों? क्योंकि अगर वो यूनिमॉड्यूलर है तो मॉड ऑफ जेड यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपकी बहुत मदद करने वाला है, क्योंकि ये हो जाता है 1। तो याद रखिएगा, अगर कभी भी कोई क्लेम करेगा कि एक यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है तो प्रेफरेबली हम उसे ले लेंगे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ऑल्दो इस बारे में डिस्कशन अभी आने वाले लेक्चर्स में और होगा, जिसे आप और अच्छे से समझेंगे, पर आई होप आप मेरी लर्निंग्स समझ पा रहे हैं जो मैं आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू, सॉरी इन प्रॉपर्टीज के थ्रू देना चाह रहा हूँ। एक छोटी सी बात, यूनिमॉड्यूलर को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके मॉड से डिवाइड कर दें तो ये हमेशा एक यूनी मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा। आप सोच के देख लीजिए, मतलब वही कंसेप्ट है जब आप यूनिट वेक्टर की बात करते हैं फिजिक्स में, किसी वेक्टर को उसके मॉड्यूलस से डिवाइड करें तो आपको यूनिट वेक्टर मिलता है। सेम लॉजिक यहाँ, कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके मॉड से डिवाइड करें तो आपको यूनी मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलना है। क्या ये कुछ प्रॉपर्टीज के साथ आप सेंस बिल्ड कर पा रहे हैं कि कैसे इन्हें सोचा जा रहा है? एक और बड़ी क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी बात याद रखिएगा, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज सेम एज इट्स रेसिप्रोकल। रिपीट, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, बताओ z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर मैं निकालना चाहूँ तो आई होप हम कॉमन सेंसिकली क्या जानते हैं कि सर इसको किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 1 आ जाए। तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बताओ? तो मेरी डेफिनेशन कहती है 1/z। क्या मैं 1/z को, ध्यान से सुनिएगा, 1/z जो आपका लिखा है इसको z बार से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। आई होप आपने कोई नई विशेष बात नहीं देखी यहाँ जो मैंने कही। इसी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, z के कॉन्जुगेट अपॉन मॉड z का स्क्वायर। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो उसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि न्यूमरेटर में आप उसका कॉन्जुगेट ले लें और डिनोमिनेटर में आप उसके मॉड के स्क्वायर से उसे डिवाइड कर दें। तो इस तरीके से आप मॉड्यूलस की कई सारी प्रॉपर्टीज समझते हैं और उन्हें अप्लाई करते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम मॉड्यूलस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज और आर्ग्यूमेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे।